कक्षा 11 कृषि रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रसायन का कृषि में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। आज इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। और जिसमें नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बारे में थोड़ा सा इस क्लास में बात करेंगे। तो ये दो टॉपिक आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है और रोजाना सपोर्ट बनाए रखो। मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना अब हम इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि मैं आपको अच्छे अच्छे टीचर से मिलवा सकूं और अच्छे अच्छे टीचर को मैं हायर कर सकूं आप सभी के लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा तो हम कुछ धीरे धीरे अगली स्टेज पहुंचकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। वर्तमान में रसायन के बिना कृषि अधूरी है। आज कृषि क्षेत्र में अधिकतम फसलोत्पादन हेतु कृषि रसायनों का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। बिना कृषि रसायन, जैविक खाद तथा जीवांश खाद के कृषि उत्पादन नहीं लिया जा सकता है। अब मैं आपके घर की बात करता हूँ, मेरे घर की बात करता हूँ। यदि हम गेहूँ उगा रहे हैं तो भी हम रसायन का छिड़काव कर रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं तो भी रसायन का छिड़काव कर रहे हैं, चने के लिए जो चने की फसल उगा रहे हैं उसमें भी रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। जब तक हम, अभी का समय ऐसा हो गया कि जब तक हम किसी रसायन से फसल पर छिड़काव नहीं करेंगे तो इससे हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो हम किस लिए कर रहे हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट हमें यही समझाना चाह रहा है कि यदि हमें अधिकतम उत्पादन लेना है तो हम क्या करेंगे, कृषि रसायनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कृषि रसायनों का प्रयोग करने से हमें अभी के समय में फिलहाल ऐसी स्थिति वर्तमान में है कि हम कृषि रसायन के उपयोग के बिना उत्पादन नहीं ले सकते हैं, जिसमें हम जैविक खाद भी प्रयोग कर रहे हैं, जीवांश खाद उपयोग कर रहे हैं। तो ये तीन जो मेन फैक्टर हैं, इन तीनों के बिना हम उत्पादन ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं दूसरे पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों, खरपतवार नियंत्रण, फसलों की बीमारियां, भूमि उपचार, पौधों की कार्यकी क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, उत्संवेदन, वाष्पीकरण, वृद्धि, पुष्पन, फलन आदि में रसायनों का अहम योगदान है। यानी कि जब से फसल की, यानी कि बीज की बुआई से लेकर फसल बनने तक, फसल की कटाई तक हमें कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर समझेंगे, यदि हमें कीटों से बचाना है तो हम रसायन का प्रयोग करेंगे, खरपतवार नियंत्रण करना है रसायनों का प्रयोग करेंगे, फसलों की बीमारियों का प्रयोग, बीमारियों से बचाना है फसलों को तो हम रसायन का प्रयोग करेंगे, भूमि उपचार के लिए हम रसायन का प्रयोग करते हैं, पौधों की कार्यकी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, वाष्पोत्सर्जन, उत्संवेदन, वाष्पीकरण, वृद्धि, पुष्पन, फलन आदि में सभी का हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए रसायनों का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अधिक आगे बढ़ते हैं। अनेक दवाइयाँ रासायनिक प्रयोगशाला में खोजी और बनाई गई हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाइडाइजिन, एस्पिरिन जैसी दवाइयों के कारण ही आज भयानक रोगों की रोकथाम संभव है। ये रासायनिक जो दवाइयाँ हैं इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, रोगों से, फसल जो है उसमें रोगों का जो रोग लग रहे हैं उनकी रोकथाम कर रहे हैं और फसल को रोग से बचा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक उर्वरक कीटाणुनाशक हो सकते हैं जिसमें पीड़कनाशी रसायन होते हैं, खरपतवारनाशी रसायन होते हैं, फफूंदनाशी होते हैं, द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अधिक वृद्धि संभव हुई है। जब कीटाणु लग रहा है तो हम कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। पीड़कनाशी यानी कि जो कीट वगैरह जो होते हैं, या फिर आप लट कह सकते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में समझे तो एक लंबा लंबा कीड़ा आता है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा। तो ये कीड़े ही होते हैं एक प्रकार से, तो उनसे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी यानी कि यदि फसल में खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो रहा है तो खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। फफूंद लग रही है तो फफूंदनाशी। तो इन सभी रसायनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि संभव हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा और। अगला पॉइंट देखिए, रसायन का कृषि में मृदा सुधारक के रूप में भी किया जा सकता है।
यानी कि हम रसायन के माध्यम से जो हमारी सॉइल है, मृदा है, उसमें भी सुधार कर सकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जिप्सम से क्षारकीय मृदा यानी कि क्षारक, जिसमें क्षार वाली मृदा जो होती है, उन मृदाओं का सुधार हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? जिप्सम के माध्यम से। और चूने का प्रयोग कर सकते हैं हम अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, साधारण शब्दों में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने के व्यवस्थित ढंग को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। यदि कोई तत्व है, हम उसके एक व्यवस्थित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में यदि हम उसका रासायनिक क्रिया करवा रहे हैं या अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उसमें जो रासायनिक नया रूप जो तैयार हो रहा है या फिर हम रासायनिक तरीका जो अपना रहे हैं, उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है, ये नियम 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नियम आप यदि देखना चाहें तो वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है तुल्य अनुपात का नियम और पांचवा है गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, क्लियर होगी। सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के माध्यम से प्रतिदिन हमें अनेक वस्तुएं नष्ट तथा उत्पन्न होती दिखाई देती है, यानी कि प्रतीत होती हैं। माना कोई वस्तु है, उसका उत्पाद वो एक तो उत्पन्न भी हो रही है लेकिन नष्ट भी तो होती जा रही है, तो वो क्या है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। समझिएगा इस बात को, अभी ऐसा समझ में आपको सीधे नहीं आएगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सन 1756 में इस नियम का प्रतिपादन एक रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव द्वारा किया गया। बाद में लेवोजियर नामक के वैज्ञानिक और एक लेंडोट नामक के वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि की, यानी कि उसकी दोबारा खोज की। फिर इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ये अभिक्रिया ये कहना चाहती है, या तो हम किसी अभिक्रिया के माध्यम से नए पदार्थ को बना सकते हैं, और वो पदार्थ यदि बन भी गया है तो ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, समझ रहे हैं, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का, किसी तत्व का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रासायनिक संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आपको समझने को मिलेगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात द्रव्यमान वही रहता है जो अभिक्रिया से पहले था। आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो अब दिख रहा है। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया जब हमने की, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हमने की, उसमें जो पदार्थ था उसका द्रव्यमान जो था वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उसका परिवर्तन किसी भी प्रकार से नहीं होता है। अर्थात जब हमने अभिक्रिया फर्स्ट में की और उसके बाद में जब उसमें जो मान लीजिए कोई तत्व है, उस तत्व का द्रव्यमान पहले कितना था और अभिक्रिया के बाद में कितना है, तो वो जो पहले था और बाद में था दोनों समान ही रहेंगे। अभिक्रिया से पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी दोनों में किसी प्रकार का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और आगे बढ़ते और समझते हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्य नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है। इस तथ्य को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे कहते हैं? कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, उसमें द्रव्य या तो द्रव्य ना ही नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, तो इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि समझा जा सकता है। जैसे रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यों का कुल भाग क्रिया के फलस्वरूप बने द्रव्यों के कुल भार के बराबर होता है। यानी कि जब रासायनिक क्रिया में किसी द्रव्य ने भाग लिया है और उसके बाद में व्यक्ति क्या हुआ है कि फलस्वरूप बने जो द्रव्य हैं उसके कुल भार के बराबर ही होता है। अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि समझे तो हम यहाँ पर देखिएगा कि यदि दो पदार्थों के भार अ और ब आपस में संयोग कर स और द बार के दो उत्पाद बनाते हैं। नियमानुसार मान लीजिए कोई अ और ब दो क्या हैं? पदार्थ हैं, और वो अभिक्रिया करके या आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं? स और द बना रहे हैं। तो
बाहर के दो उत्पाद बनाते समय क्या होगा कि इनके जो द्रव्य जो होंगे वो कुल भार के बराबर ही होंगे, इनमें परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जिसकी हम शुरुआत में बात कर चुके हैं, जिनका नाम था लैंडोल्ट। इन्होंने क्या किया कि एक कांच की ट्यूब आती है, उसका आप यानी कि क्या करोगे, गूगल पर जाकर लिखना लैंडोल्ट नली की एक भुजा, यानी फिर या आप सर्च कर लेना जेना कांच की लैंडोल्ट नली। क्या लिखोगे, जेना कांच की लैंडोल्ट नली। तो आपको वो एक नली एक आती है, उसके माध्यम से आपको समझने मिलेगा कि लैंडोल्ट ने जेना कांच की लैंडोल्ट नली की एक भुजा में सोडियम क्लोराइड विलयन व दूसरी भुजा में सिल्वर नाइट्रेट विलयन भरकर मुंह बंद कर दिया। यानी कि एक नली होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ देखिएगा, यू शेप में नली होती है कुछ इस प्रकार से, और ये ऊपर जाकर कुछ इस प्रकार से बंद होती है, और इसमें एक छोटा सा मुंह होता है इस प्रकार से, एक छोटा सा मुंह इस प्रकार से होता है। तो ये पूरी क्या एक लैंडोल्ट नली है जेना कांच की। ठीक है, इस प्रकार से इसका मुंह होता है। तो लैंडोल्ट ने जेना कांच की एक नली ली, उसमें क्या किया, सोडियम क्लोराइड विलयन को भरा, और दूसरी भुजा में क्या भरा, सिल्वर नाइट्रेट। फिर इन दोनों विलयन को भरकर मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर इस नली को इसने तुला में सीधी रखकर तोला। तुला यानी कि जो कांटा होता है, जो तोलने का कांटा होता है, उसे तुला कहते हैं। तो उन्होंने जब तोला तो अब इस नली को उन्होंने क्या किया, उलट पुलट कर दोनों विलयनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। नली में श्वेत अवक्षेप का बनना प्रारंभ हो गया, यानी कि श्वेत अवक्षेप यानी कि सफेद रंग का रसायन बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो इन्होंने जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों को जब दोनों भुजाओं में भरा, यानी कि दोनों नलियों के दोनों तरफ भरा और मुंह बंद कर करके जब उन्होंने आपस में इसको उलट पुलट कर दोनों विलयन को बराबर मिला दिया आपस में, और वो जो श्वेत अवक्षेप यानी कि सफेद रंग का जो पदार्थ बना वो था NaNO3 और AgCl। ठीक है, तो जो एक तो सिल्वर नाइट्रेट भरा था हमने, तो सिल्वर नाइट्रेट जो था वो सोडियम नाइट्रेट बन गया, और प्लस में अगर एक और उत्पाद बना वो बना AgCl। तो AgCl को कहते हैं यहाँ पर, जो आप समझ पा रहे होंगे, एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, तो ये अवक्षेप कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया के माध्यम से बना। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। लैंडोल्ट ने एक जेना कांच की नली ली, उसके जो फोटो देखना है यदि आपको, तो वो मैं दिखा दूंगा आपको, छोड़िए स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो उसमें क्या किया, एक तरफ सोडियम क्लोराइड भरा, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भरकर दोनों का मुंह बंद कर दिया। फिर आपस को एक तो कांटा होता है, तोलने का कांटा जो होता है ना, अपन जिसमें सब्जी वगैरह तोलते हैं, तो उसमें तोल दिया। फिर इन्होंने उलट पुलट कर जब दोनों को आपस में मिला दिया, तो कुछ NaNO3 और AgCl अभिक्रिया के माध्यम से इन दोनों में अभिक्रिया हुई, तो ये दोनों उत्पाद बने। ठीक है, कुछ समय पश्चात नली का भार पुनः ज्ञात करने पर पाया गया कि रासायनिक क्रिया में नए पदार्थों के बनने पर भार में क्या आया, अंतर नगण्य था, यानी कि किसी भी प्रकार का भार में अंतर नहीं आया। पहले जितना भार था उतना ही अभिक्रिया के बाद में जो नए पदार्थ बने उनमें भी उतना ही भार नजर आया इनको। ठीक है, तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात पूरी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना जो अगला जो नियम है उसके बारे में, स्थिर अनुपात का नियम, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।